नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोग विजन आईएएस का जो करंट अफेयर है मंथली मैगजीन का, उसका हम लोग पॉलिटी पोर्शन जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। और ये जुलाई 2024 का है, ठीक है, टू जुलाई 2024 करंट अफेयर विजन्स का है ना। और ये आपको यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम जो होते हैं यानी कि प्रीलिम्स के टाइम पे मत जाइए, अभी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ठीक है, सो दैट कि करंट अफेयर जो है ना आपका समय पे खत्म हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना, अचानक से बर्डन आ जाते हैं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, स्टैटिक, बेसिक्स एंड देन करंट अफेयर आल्सो। सो व्हाई नॉट वी शुड फिनिश ईच मंथ ओनली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये काफ़ी शॉर्ट में आप लोगों को बताऊँ, है ना, ताकि ज़्यादा लेंदी ना बने वीडियोस। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा। तो देखिए, फर्स्ट न्यूज़ जो है वो हम लोग बात करेंगे, पॉलिटी न्यूज़ में जो है ना वो स्पेशल पैकेजेस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और ये देखिए स्पेशल पैकेजेस जो है वो क्या है, तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश को जो है ना इनको क्या दिया गया, तो स्पेशल पैकेजेस दिया गया, आपको पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जब बीजेपी गवर्नमेंट इस बार जो बनी थी, तो आपको पता होगा कि जो फुल मेजोरिटी है वो नहीं मिली थी इनको। तो इसलिए जो है जो जेडीयू है बिहार में, प्लस जो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश में, है ना, इनका काफ़ी जब बड़ा योगदान रहा है। और ये दोनों स्टेट्स एक तरह से स्पेशल स्टेटस जो स्टेट्स होते हैं उनका मांग कर रहे थे, लेकिन इनके बदले में इनको स्पेशल पैकेज दिया गया है, ठीक है, फाइनेंशियल पैकेज। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें जो है ना अभी जो बजट है 2024 से 25 में अनाउंस किया गया है। और ये जो है ना इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशंस के लिए दिया गया है। खासकर जो बिहार का बात करें तो उसमें उनको 11,500 करोड़ रुपये का दिया गया है। और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि कोसी मेची जो है ना आपका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। प्लस ये जो है ना पूर्वोदय का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, विकास भी एंड विरासत भी पूर्वोदय, है ना। और इसमें 5 स्टेट्स को चूज किया गया है, जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इनको जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे, किस लिए, तो टू अटेन विकसित भारत। प्लस आपका आंध्र प्रदेश का बात करें तो उनको देखिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपया हैज़ बीन गिवन टू आंध्र प्रदेश फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना। एंड इसमें देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी फोकस किया गया है, जैसे कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा, ठीक है। पोलावरम किस पे है, तो गोदावरी जो रिवर है उन पे है। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो वाटर है, प्लस आपका ये जो रेलवेज है इन सब का बात किया गया है, ये है ना। एंड देन देखिए विशाखापट्टनम जो चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहाँ पे भी बात किया गया है। हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इन पे भी फोकस किया गया है। अब बात करेंगे कि भाई स्पेशल जो पैकेज ये स्टेटस है इनके बारे में दिया है कि भाई ये है क्या चीज़, है ना। तो देखिए डिफिनीशन का बात करें, आपका मेंस में भी काम आ सकता है या फिर कहीं भी, है ना, आपको जानना चाहिए कि है क्या एग्जैक्टली। तो स्पेशल पैकेज रिफर्स टू सपोर्ट प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फेसिंग ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफरिंग देम एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर बेनिफिट्स, है ना। तो ये बोला कि भाई एक तरह का ये पैकेज है, स्पेशल पैकेज एक से उस तरह का पैकेज है जिसमें क्या होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिन स्टेट्स को जो कि जोग्राफिकली या सोशियो इकोनॉमिक रूप से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। और इनके माध्यम से क्या होगा, एक तरह से इनको एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और कंस्टिट्यूशन का बात करें तो कंस्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड that address the issues of specific states or states that have a special status with regard to the certain matters mentioned in the constitutions। और ये देखिए 371 ए से एच तक दिया गया, आपको पता होगा, है ना। 371 जो 371 आर्टिकल है, इसमें आपको बहुत सारे स्टेट्स का बात किया गया, जैसे कि असम का बात किया गया है, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का बात किया गया है ना, मणिपुर का, नागालैंड, बहुत सारे स्टेट्स हैं, ओके। और देखिए स्पेशल पैकेजेस जो है ना पूरी तरह डिस्क्रिशनरी होता है और ये नीड बेस्ड होता है, बट नीड जो है ना ये जो अप्रोक्सीमेट रीजन नहीं होता ग्रांटिंग स्पेशल पैकेज का, ठीक है। एडिशनल ग्रांट जो है ना आर्टिकल 282 का बात करेंगे हम लोग, विच फॉल्स अंडर मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस, ओके। आर्टिकल 282 का बात कर रहे हैं। आगे देखिए आर्टिकल 282 जो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का बात किया गया, ठीक है। Empower both center and states to make any grants for any public purposes, even if it is not within their respective legislative package competences। ओके, तो देखिए आपको आर्टिकल ये हमेशा याद रखना है, आर्टिकल जो है ना 282, और ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नीड क्यों है इसका भाई,
तो टू अपसेट फाइनेंशियल शॉक हो जाएंगे, जैसे रेवेन्यू ग्रांट्स वगैरह हो जाएगा, है ना। प्लस देखिए आपका दिया टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्रोवाइड फाइनेंशियल्स, है ना। टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रोवाइड रिलीफ इन स्टेट्स इम्पैक्टेड बाय दिस, जैसे कि फ्लड्स या अर्थक्वेक्स वगैरह हो गया है ना। ये चीज़ साइक्लोन वगैरह मिचुआंग अभी आया था, आपको पता होगा। फिर देखिए इसमें दिया गया टू चैनलाइज रिसोर्सेज के बारे में बात किया गया, पूरे रीजन्स ऑफ द कंट्री फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है। फिर इसमें क्या दिया है, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में दिया है, एज पर जो है ना बिहार गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। एस्टिमेट्स एन एडिशनल 2.5 लाख करोड़ है, रुपीज ओवर 5 years आर रिक्वायर्ड टू वेलफेयर ऑफ 94 lakhs crore poor families टू एड्रेस कंटिन्यूड रेवेन्यू डिफिसिट्स इन सेवरल स्टेट्स में क्या दिया कि सिंस 2015 से 16 7 स्टेट जो है ना हैव परसिस्टेंटली रिपोर्टेड रेवेन्यू डिफिसिट। ओके, तो देखिए ये सब सारे रीजन में दिया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ गिविंग स्पेशल पैकेजेस टू स्टेट्स। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग भाई कि इसमें जो है ना इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब व्हाट आर द इम्पैक्ट्स इफ वी आर गिविंग स्पेशल स्टेटस सॉरी स्पेशल पैकेजेस टू स्टेट्स, है ना। तो इसमें देखिए क्या फिजिकल प्रूडेंस का बात किया जा रहा है। ओके, फिजिकल प्रूडेंस का बात किया कि भाई स्पेशल पैकेज क्या होता है ना, इट वुड पोटेंशियली इंक्रीज फिजिकल बर्डन ऑन द सेंटर एंड आल्सो अदर स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि भाई स्पेशल पैकेज इतने बड़े बड़े मोटी रकम दिए जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे जो गवर्नमेंट है उन पर एक तरह से है ना बर्डन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो दूसरे जगहों पे चीज़ें खर्च किया जा सकता था उनको कहीं ना कहीं कम कर खर्च किए जाएंगे, है ना। तो देखिए फिजिकल प्रूडेंस प्लस गवर्नेंस इशूज़ के बारे में दिया गया कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशल पैकेजेस डिपेंड्स ऑन स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, हाउएवर द पुअर गवर्नेंस लीड मिसमैनेजमेंट अंडर यूटिलाइजेशन एंड फंड्स, करप्शंस वगैरह का चीज़ें आ सकता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि स्टेट्स दूसरे स्टेट्स भी इस पर मांग करेंगे, है ना। फेडरल इश्यूज़ का भी बात किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ को आप देंगे और कुछ दूसरे स्टेट्स को नहीं देंगे तो बोलेगा कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक तरह से, है ना। तो इस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस को जो है ना कहीं ये अफेक्ट करेगा निगेटिवली, सोशल अनरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, वे प्रोग्राम में देखिए फ्रेमवर्क का बात किया जाएगा, कस्टमाइज डेवलपमेंट प्लान्स का बात किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी का बात किया गया, मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए, प्लस डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों की जरूरत है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा क्या स्पेशल जो पैकेज दिया गया है बजट में, इसका हमने बात किया अभी, और बिहार प्लस आंध्र प्रदेश को दिया गया, बिहार को 11,000 जो है ना 500 करोड़ रुपीज़ दिया गया, और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। ठीक है, और ये जो पूर्वोदय विकास भी विरासत भी एक तरह का स्कीम्स एक तरह से इनिशिएटिव है जिसमें कि 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, ईस्टर्न 5 स्टेट्स हैं यहाँ पे। आगे हम लोग बात करेंगे, हाँ इसमें भी देखो आर्टिकल्स का बात करें, यदि कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें कि कहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो 282 आपने देखा होगा दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन ग्रांट्स का बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लस कहीं ना कहीं स्पेशल प्रोविजन जो है वो 371 आर्टिकल में है, और 371 से 370H तक जो है ना अलग अलग स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिए जाने की बात की गई है। हमने देखा नीड भाई क्यों स्पेशल पैकेज की जरूरत है, इम्प्लीकेशंस भी हमने देखा और वे फॉरवर्ड देखा। चलते हैं दोस्तों आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ऑडिटिंग ऑफ द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी जो है उनके ऑडिट के बारे में यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। ये कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, जैसे खासकर मेंस वगैरह का जो एग्जाम्स होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, ये स्टार्टिंग द बिगनिंग, वहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे ना तो डेफिनेटली यू विल फेच मोर मार्क्स देन दी अदर पीपल। ओके, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ द लोकल गवर्नेंस दैट इज कॉल्ड ICL वाज इनॉग्रेटेड इन द राजकोट, गुजरात, है ना। ICL के बारे में आप याद रखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, मतलब लोकल गवर्नमेंट है उनको ऑडिट करने के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना किया गया है। कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स, तो ये आपका राजकोट है और गुजरात में पड़ता है ना। मोर इन न्यूज़ के बारे में देखिए यहाँ पे दिया है कि it is the first in the country and aims to set global standards for the auditing local governance bodies, है ना। ये क्या बोलता है, द फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट इन द कंट्री एंड एम्स टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑडिटिंग लोकल गवर्नेंस ऑडिट। अब देखिए इसमें दिया है ICL के बारे में दिया है, ICL के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस के बारे में दिया कि भाई इट इज़ ए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड ऑडिटर्स एंड वुड सर्व एज ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस, है ना। इट इज़ ए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड ऑडिटर्स एंड वुड सर्व एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑडिटर्स। फिर दिया कि ये जो है ना इन्हांस करेगा क्या,
तो इंडिपेंडेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है ना उनको एनहांस करेगा टू इंश्योर इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेसमेंट्स एंड सर्विस डिलीवरी। और क्या क्या बोला कि ये एक्ट्स इट एक्ट्स एज ए नॉलेज सेंटर और थिंक टैंक। किस लिए? तो गवर्नेंस जो लोकल गवर्नेंस इशूज है ग्रास लेवल पे उनके मतलब समस्याओं को दूर करने के लिए एक तरह का ये चीज़ बनाया गया है। अब देखिए इसमें दिया है डू यू नो के बारे में दिया कि भाई लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 1880, है ना, टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपलिटीज एंड अदर लोकल फंड्स बाय एन ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट नोन एज द एग्जामिनर ऑफ द लोकल अकाउंट्स। डू यू नो के बारे में क्या दिया कि भाई लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है ना पहली बार क्रिएट कब किया गया था फ्रेंड्स? तो देखिए 1880 में किया गया था टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपलिटीज एंड द लोकल बॉडीज, है ना। 1880 में किया गया, 1880 में किया गया बाय एन ऑफिसर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट नोन एज एग्जामिनर ऑफ द लोकल अकाउंट्स अटैच टू द ऑफिस ऑफ द अकाउंट जनरल्स, है ना। तो देखिए आईकैल के बारे में हमने क्या देखा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, है ना। तो ये सब दिया कि भाई इनसे क्या फ़ायदा है और इनके बारे में दिया कि आईकैल है क्या एग्जैक्टली। अब देखिए हम लोग नीड के बारे में बात करते हैं कि भाई इनकी ज़रूरत क्या है। नीड फॉर आईकैल इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस आईकैल इन इंडिया। तो देखिए इसमें क्या दिया है क्या, इससे क्या क्या नीड क्या हो रहा था, बोला कि इनहांस कोलेबोरेशन अमंग 2.5 लाख पंचायत एंड 8,000 ऑलमोस्ट जो है ना हमारे लोकल जो बॉडीज़ हैं उनके लिए एक तरह से एक्सचेंज नॉलेज का काम करेगा, प्रोमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना, कैग वगैरह इनके बात किया है। अलाइन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस जिसमें जैसा हो रहा है वैसे उसके तरह हम लोग एक तरह से अलाइन कर लेंगे। प्लस इसमें दिया है देखो असिस्ट लोकल गवर्नमेंट्स इन अचीविंग डिजीज, है ना, लोकल गवर्नमेंट्स को भी हम लोग कहीं ना कहीं असिस्ट करेंगे इसमें। फिर इसमें दिया है आपका क्या, फोस्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट्स इन दी एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, ओके, एंड एड्रेस इनएफिशिएंसीज इन फंड यूटिलाइजेशंस, गुड। तो देखिए इतना सारी चीज़ें दिया है कि भाई नीड में क्या पड़ेगा, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड हमने देखा। फिर ये जो है ना कोलेबोरेशन जो है ना हम लोग करेंगे पंचायत में या फिर ये लोकल बॉडीज़ हैं अर्बन उनके बीच में। असिस्ट लोकल गवर्नमेंट इन अचीविंग एसडीजी, आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल 17 गोल है फ्रेंड्स इसमें। प्लस फोस्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट, है ना, ग्लोबल चैलेंजेस एंड इनएफिशिएंसीज जो है ना एड्रेस करेगा किस में, तो फंड यूटिलाइजेशन में, है ना, क्योंकि मोस्ट म्यूनिसिपलिटीज डोंट यूज देयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द कैश फ्लो मैनेजमेंट बाय द आरबीआई। आगे बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इट्स ऑडिट के बारे में, है ना। तो देखिए इसमें किया गया 73वां 74वां कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना 1992 के बारे में दिया गया भाई। 73वां 74वां कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ था 1992 में। और ये क्या किया था, शेड्यूल 11, आपको पता होगा शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल जो 12 जो है ना इसी में जोड़ा गया था, ठीक है। पार्ट 9 में है ये आपका 11 शेड्यूल बोले तो पंचायत, एंड पार्ट 9A बोले तो 12 शेड्यूल है, और ये बोले तो कौन है, तो अर्बन जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके बारे में दिया गया है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि it mandated that the state governments constitute the panchayats at village, block and the district levels and municipalities in form of municipal corporations, municipal councils and nagar panchayats in every regions। 2020 के बारे में देखो क्या दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डेवलप्ड ऑडिट, और फिर क्या बोला कि भाई ये ऑडिट जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना इन्होंने डेवलप किया था। इसके अलावा जो है देखिए अभी जो हाल ही में प्राइज़ मिला है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। हमारा जो लोकल गवर्नेंस है उनको एक प्राइज़ मिला है, जेनेवा जो है आईटीयू के द्वारा दिया गया था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनिट जो है यूनियन है जेनेवा उनके द्वारा, है ना। इट हैज़ बीन अवार्डेड दी वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2023। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का बात करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपने बिल्कुल पढ़ा होगा फ्रेंड्स जो पंचायत से रिलेटेड है, जैसे कि आपका 243 है, 243 है एंड 243 है, ये सारे चीज़ इसी से रिलेटेड है, ठीक है। करंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म के बारे में देखिए अब दिया है कि कैग जो है ना वो क्या करता है, मैंडेट्स करता है लोकल, ठीक है, फॉर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, है ना। कैग का जो है ड्यूटीज पावर एंड कंस्टिट्यूशनल एक्ट 1971 है उसके आधार पर इनका किया जाता है, एक तरह से ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा क्या है ना, कैग कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग फॉर ऑल 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल अर्बन बॉडीज। फिर देखिए इसमें दिया है कि एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स इसको बोलते हैं ईएलएफ है, या फिर डायरेक्टर ऑफ द लोकल फंड अकाउंट है डीएलएफ है इन मोस्ट स्टेट्स, ठीक है।
इन्हीं नाम से जाना जाता है ना। किसके द्वारा किया जाता था? एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स या फिर डायरेक्टर ऑफ द लोकल फंड अकाउंट्स, DLF है। फिर देखिए इसमें दिया कि ऑडिट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू द लोकल बॉडीज। DLF वर्क अंडर द टेक्निकल गाइडेंस एंड द सुपरविजन ऑफ द CAC। ओके, एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स या फिर डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स है ना। ये क्या बोला कि बोला इट इज डन थ्रू examiner of the local fund accounts or director of the local fund accounts in most of the states। आगे देखिए इसमें दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग ऑफ द लोकल बॉडीज के बारे में दिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज में दिया है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है, सर्विस डिलीवरी भी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, पब्लिक ट्रस्ट भी है एंड डिसेंट्रलाइजेशन है ना। तो ये क्या दिया गया आपका? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यानी कि ऑडिट सेफगार्ड्स पब्लिक फंड्स बाय डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड करप्शंस। परफॉर्मेंस एवोल्यूशंस का भी बात किया जा रहा है, प्लस सर्विस डिलीवरी भी है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट का बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का बात कर रहे हैं हम लोग है ना। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में दिया है भाई कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा उसके कारण इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा तो क्या क्या होगा? तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा फ्रेंड्स, है ना। जैसे देखो इसमें एक प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम JNK का है। तो ये क्या था? तो एम्ड एट एनर्जाइजिंग पंचायत एंड डायरेक्टिंग डेवलपमेंट एफर्ट्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में फोकस करेंगे ये लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे बात करेंगे हम लोग टेलर्ड सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए दिया है कि लोकल गवर्नमेंट्स आर बेटर पोजीशंस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में दिया कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या करेगा? इट एड्स इन द एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम द रिप्रेजेंटेशंस। डेवलपमेंट का भी बात किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोमोट्स डेवलपमेंट एट लोकल लेवल बाय इफेक्टिव डिवीजन ऑफ द पावर्स। जैसे कि मनरेगा के बारे में देखो दिया है, जियो टैगिंग किया गया था ना। नेक्स्ट देखिए इक्विटी इन दी हेल्थ केयर के बारे में दिया है कि WHO जो है ना अल्मा आटा डिक्लेरेशन ऑन द प्राइमरी हेल्थ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये प्रीलिम्स में है ना आपको पूछ सकता है कि भाई जो अल्मा आटा डिक्लेरेशन है रिसेंटली वाज इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये है कि दोस्तों ये आपका WHO से मेनली रिलेटेड है और इसमें किस सब्जेक्ट से बात करेंगे तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है दोस्तों। 1978 में जो है ना ये किया गया था ना, एक तरह से जो डिक्लेरेशन है वो किया गया था। बोलो देखो वाटर मैनेजमेंट है फॉर एग्जांपल अटल भूजल योजना हो गया, तो इतनी सारी चीज़ दी है। अब देखो इशूज़ क्या हो सकते हैं ना, इशूज़ हमारा जो दिया है कि भाई ये तो ठीक है ऑडिटिंग है लेकिन इनके साथ इशूज़ क्या हैं लोकल बॉडीज़ में। तो दिया है पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, अभी भी जो है ना रिकॉर्ड्स जो फाइल्स वगैरह है वो डिजिटलाइजेंस नहीं हुए, तो रिकॉर्ड कीपिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है दोस्तों। एंड इसमें देखिए दिया लैक ऑफ यूनिफॉर्म ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, है ना। फिर देखो इसमें दिया है लैक ऑफ स्किल पर्सनल भी है, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन से फ्रेंड्स, आउटडेटेड प्रोसीजर्स भी हैं एंड द लो अवेयरनेस भी हो जाएंगे, है ना। लो अवेयरनेस है, इतनी सारी चीज़ें फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे वे अहेड के बारे में, देखो है ना। तो देखो वे अहेड के बारे में बात किया गया है, सेकेंड ARC रिकमेंडेशन के बारे में दिया। ठीक है, इट शुड बी इंश्योर दैट ऑडिट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स formats for panchayats are prepared in a way which is simple and comprehensive to the elected representative of PR, है ना। वो एड सेकेंड ARC रिकमेंडेशन देखो क्या है, सेकेंड ARC रिकमेंडेशन के बारे में ये सब दिया हुआ है कि ऑडिट एंड अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है ना एंड फॉर्मेट फॉर पंचायत आर प्रिपेयर इन ए वे विच इज सिंपल। ये जो है ना सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ DLFA होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट जो होता है ना DLFA उसके बारे में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए DLFA के बारे में दिया गया है ना। पूरी रिकॉर्ड कीपिंग लैक ऑफ स्किल पर्सनल हो जाएगा, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस है, प्लस आपके हमने देखा कि ऑडिटेड प्रोसीजर्स हैं, लॉ अवेयरनेस भी है। वे फॉरवर्ड में हम लोग देख रहे थे कि जो डायरेक्टर ऑफ जोन ऑफ फंड है ना इनके वो इंडिपेंडेंस के बारे में दिया है कि इनका इंडिपेंडेंस होना चाहिए, है ना। फिर दे बोला कि ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन द लोकल बॉडीज शुड बी प्लेस्ड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेस टू द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर दैट द लोकल बॉडीज हैव एडिक्वेट कैपेसिटी।
गुड, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अभी बात कर लिया, देखो किस चीज़ का, तो ये आपका जो चीज़ें हैं वो ऑडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑडिटिंग ऑफ द लोकल बॉडीज़ के बारे में हमने देखा, और इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिटिंग ऑफ द लोकल गवर्नेंस का बात किया गया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ द लोकल गवर्नेंस जो है ना, ये राजकोट गुजरात में किया गया, ठीक है। और इस हमने बात किया कि भाई ये है क्या, और इट इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू विच एम्स टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, है ना। ये बोला कि भाई ये इस तरह का फर्स्ट है। नीड फॉर आई के एल के बारे में हमने देखा, है ना, ये सारे रीजन जो है दिए हैं। प्लस देखिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है ना, ऑडिटिंग के बारे में देखो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना 1992, उसके आधार पे ये चीज़ें ऐड किया गया था, पार्ट 9 एंड पार्ट 9A किया गया, प्लस 11 शेड्यूल एंड 12 शेड्यूल किया गया था फ्रेंड्स। और आपको पता होगा 29 सब्जेक्ट्स इसमें है, याद रखेंगे इसको। और इसमें कितने हैं दोस्तों, गेस कीजिए। ये आपको 18, ठीक है। इस सब्जेक्ट्स की बात किया जा रही है, पूछ सकता है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, एंड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों। और अभी हमने देखा कि जो कैग है, कैग एक्ट है, यानी कि कैग ड्यूटीज पावर इन कंस्टिट्यूशनल सर्विसेज एक्ट 1972, इसके आधार पे ऑडिटिंग किया जाता है। ये एल एफ ए डी एल एफ ए दो चीज़ हमने देखा कि एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स एंड डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट। फिर देखो इसमें दिया है क्या, तो ये है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस हमने देख लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्लस डिसेंट्रलाइज एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमने देखा, इशूज़ भी हमने देख लिया दोस्तों, और वे फॉरवर्ड ने भी देखा। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के, विच नेम इज सीबीआई, बोले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो देखिए सीबीआई के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, तो अभी जो किस कॉन्टेक्स्ट में, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई क्यों न्यूज़ में था, है ना। क्योंकि ये देखिए करंट अफेयर में इस तरह की चीज़ें जो है, मान लो सीबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो करंट चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ना, वो तो डेफिनेटली आपको देना ही चाहिए कंक्लूजन में, या फिर कहीं भी डाल सकते हो आप, या इंट्रोडक्शन में भी, यू नो, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली फेच यू मोर मार्क्स देन दी अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें दिया, सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024 upheld the maintainability of West Bengal government suit against the union over the registration and investigation of cases by CBI despite revocation of its general consent in 2018। तो देखिए बात करेंगे इसमें हम लोग जो शूट होते हैं ना, उसके बारे में दिया कि अंडर आर्टिकल 131 के 31 के अंदर में आता है, स्टेट अक्यूज द यूनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म, है ना। स्टेट जो है ना अक्यूज़ कर दिया इसको, किसको, तो देखिए यूनियन को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने उनको मानना है, प्लस वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म का भी ये लोग बात कर रहे हैं, एंड बाय यूनिलेटरली एम्प्लॉइंग सीबीआई विदाउट स्टेट्स प्रायर कंसेंट्स। आर्टिकल 131 के बारे में देखो दिया है कि डील्स विद सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शंस इन अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स। सीबीआई देखो इसके बारे में दिया है। अब इसकी स्टार्टिंग कब हुई, तो ये 1963 में सबसे पहले बार इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, किसका कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो ये आपका संतानन कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो 1962 से 1964 है। मिनिस्ट्री का बात करें बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है ना। संतानन कमेटी का जो है ना रिकमेंडेशन उसके आधार पर दिया गया है दोस्तों। स्टेटस के बारे में बात किया गया है दोस्तों, तो स्टेटस में देखो नॉन स्टेटूटरी है फ्रेंड्स, नॉन स्टेटूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड किसके द्वारा गवर्न किया जाता था, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, है ना। अब देखिए हम लोग बात करेंगे प्री अवार्ड के बारे में, दिया कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसीज हैं, ठीक है। इंटरपोल जो है ना कोऑर्डिनेट करता है, मतलब ये इंटरपोल से ज़रूरत पड़ने पर भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। विजन में देखा कम्बैटिंग करप्शन है, प्लस साइबर जो है ना आपका हाई टेक्नोलॉजी क्राइम। कंपोजिशन में हमने देखा कि भाई डायरेक्टर जो है ना हेडेड बाय एक डायरेक्टर होते हैं, प्लस स्पेशल डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर ऐसे तरह का होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स या एडीसी, है ना। Next, the president promulgated two ordinances to extend the tenures of directors of CBI and enforcement directors for up to 5 years, है ना, from fixed tenure of 2 years. Okay, nice. कॉन्सेप्ट ऑफ सीबीआई के बारे में देखो बात करते हैं हम लोग, है ना, कि भाई इनका कॉन्सेंट लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। तो आपको पता होगा कि कुछ स्टेट जो है ना उन्होंने कॉन्सेंट वापस ले लिया था, यानी कि कॉन्सेंट कोई वापस लेता है तो फिर सीबीआई को नॉर्मली उनसे परमिशन लेना पड़ेगा,
उस स्टेट्स में किसी भी क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना। लेकिन मान लो यहाँ पे हमेशा ये ट्रू नहीं है। मान लो किसी भी पार्टिकुलर केस में कंसीडरिंग द सीरियसनेस ऑफ दैट केसेस और अर्जेंसी ऑफ दैट केस, सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है सीबीआई को, तो फिर सीबीआई बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के भी जा सकती है स्टेट में घुस के और वहाँ पे कंपेयर कर सकती है। ठीक है, तो हमने देखा कॉन्सेंट ऑफ स्टेट फॉर सीबीआई था जनरल कॉन्सेंट है प्लस आपका सेक्शन 6 ऑफ द डीएसपी एक्ट क्या होता है, तीन रिवॉर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट टू गिव, है ना। तो देखिए हम लोगों ने बात किया कंसेंट ऑफ सीबीआई फॉर सीबीआई हो गया आपका जनरल कॉन्सेंट हो जाता है, जो कि जैसा कि हमने बताया सेक्शन 6 ऑफ डी एस पी एक्ट के बारे में देखो दिया है कि एम्पावर करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स टू गिव और डिनाई कंसेंट टू द सीबीआई ऑफिसर्स। फिर इसमें दिया है अपार्ट फ्रॉम मैन ऑफ वेस्ट बंगाल अदर स्टेट जैसे कि पंजाब तेलंगाना हैव आल्सो विथड्रॉन देयर जनरल कंसेंट्स। ओके, कौन कौन से फ्रेंड देखो यहाँ लिखा है कि वेस्ट बंगाल है प्लस पंजाब भी है तेलंगाना भी है एंड वेस्ट बंगाल तो हमने ऑलरेडी देख लिया, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या दिया ना, इम्पोर्टेंट जुरिडिक्शंस प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू सीबीआई, तो बहुत सारे जैसे देखो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 के केसेस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दिया था कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट सीबीआई डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज। कौन कौन से आएंगे कमेटी में भाई, तो ये देखो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो रहेंगे इस बार, जो सबसे बड़े लोकसभा, ठीक है, लीडर अपोजिशन के बारे में देखो प्राइम मिनिस्टर भी है, लीडर अपोजिशन भी है, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर किशोर 2023 भी है, प्लस सीबीआई और सीबीआई वर्सेस संजीव चतुर्वेदी 2024 केस है, विनीत नारायण केस भी काफ़ी फेमस केस है फ्रेंड्स, है ना। इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए अब दिया कंसर्न अभी क्या क्या है सीबीआई से, तो आपको पता ही होगा कंसर्न बहुत सारे चीज़ें फ्रेंड्स हैं, है ना। और एक कोर्ट आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जो है ना हमारे आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला था भाई कि जो ये सीबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काइंड ऑफ, यू नो, तो उन्होंने केस्ड पैरोट का नाम दिया था कि भाई ये जो है एक तरह से केस्ड पैरोट है, ओके, यानी कि पिंजरा में बंद तोता, है ना, ऐसा उनको बोला गया था। ठीक है, देखिए तो उसमें देखिए उसके बाद दिया आपका लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है, प्लस विथड्रॉल ऑफ कॉन्सेंट है, ईज ऑफ क्रेडिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी हैं, फंडिंग इशूज भी हैं, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, ये आपके कंसर्न है क्या क्या है, तो वैकेंट पोस्ट बहुत सारे पोस्ट वैकेंस हैं, ट्रांसपेरेंसी की थोड़ा कमी रहती है, विथड्रॉल ऑफ कंसेंट, ओके, विथड्रॉल ऑफ कंसेंट है, फिर आपका लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स है एंड फंडिंग इशूज, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है। वे प्रॉर्डर में देख लिया फ्रेंड्स की कम्युनिकेशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल जो है ना ग्रीवांस रिड्रेसल जो है ऑन द पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल लॉ, है ना, रिकमेंडेशन इन्होंने दिया, उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब देखो हम लोग बात करेंगे दूसरा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स, है ना। इंडिया एंड फ्रांस के बारे में देखो दिया क्या दिया, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने अभी फॉर्मली क्या हुआ, उन्होंने एक्सेप्टेड किया था रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर and ask him to continue running the caretaker governments until the appointment of the next government. Okay. तो देखिए कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, फ्रांस के बारे में देख लिया दोस्तों, नहीं अभी इसको देखना बाकी है। तो देखिए सिमिलरिटीज़ क्या है उसके बारे में दिया हुआ पहले दोनों इंडिया और फ्रांस के बीच में, है ना। तो इसमें क्या फाइनेंस became a free republic from a monarch following the French revolutions. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या है सिमिलरिटीज में, देखो बहुत सारा सिमिलरिटीज दिया गया, जैसे यहाँ पे दिया गया बात का फ्रांस जो है ना बीकेम ए रिपब्लिक, मोनार्की से जो है रिपब्लिक हो गया, है ना। इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस एंड
ठीक है। प्लस टीपू सुल्तान के बारे में दिया कि उन्होंने उस समय में जो है ना फ्रांस से मतलब एक तरह से अच्छा रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने स्थापना किया था उसके साथ। और एक जो क्या बोलते हैं दूतावास भी वहाँ पे खोला गया था इनके द्वारा। प्लस एक प्लांट उन्होंने लगाया था जिसका नाम है ट्री ऑफ लिबर्टी इन हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम एंड कॉल हिमसेल्फ एज ए सिटीजन टिप्पू। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया सिंस देन France has had numerous constituents over the last two centuries, and the current one is the Fifth Republic, adopted in the 1858. ठीक है, तो देखिए इसमें आगे बात करेंगे हम लोग। Since then France has had numerous constitutions over the last two centuries, and the current one is the Fifth Republic, adopted in 1958. The first republic इसमें दिया कि फर्स्ट रिपब्लिक जो है came into existence in 1793, है ना। फिर देखिए बोथ कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोनों के पास जो है बोला जा रहा है कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आइडियाज लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर इसमें दिया है कि यूनिवर्सल लिटिल फ्रेंचाइज का बात किया गया है जो कि दोनों में है। बाई कैमरल जो आपका पार्लियामेंट है ये भी दोनों में फ्रेंड्स। तो यानी कि बहुत सारे जो है ना सिमिलरिटीज़ हैं इन दोनों के बीच में। बाई कैमरल में देखिए फ्रांस में जो है ना मेंबर ऑफ द लोअर हाउस होता है, नेशनल असेंबली होता है, दे आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली क्या है यूनिवर्सल सफरेज फॉर 5 years, वेयर मेंबर ऑफ द अपर हाउस होता है सीनेट, वहाँ पे बोले कि दे आर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज एंड दे रीन्यूएबल बाय हाफ एवरी 3 years. गुड। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे बोथ कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ठीक है। और फिर बाइकैमरल पार्लियामेंट या फिर लोअर हाउसेस के बारे में दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग जो फीचर्स है ना दोनों के बारे में उसके बारे में दिया है दोस्तों। तो देखिए स्पेसिफिकेशन दिया है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेसिंग पॉपुलर सोवरेनिटी है, ठीक है। पीपल एक्सरसाइज देयर सोवरेन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया में होता है। और यहाँ पे दिया पीपल एक्सरसाइज थ्रू सोवरेनिटी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, है ना, मोर और लेस सेम है। प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है यहाँ। The president is elected indirectly for a period of 5 years and there is no limit on the number of terms of the president. Okay. इंडिया में देखो कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी उतनी बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। लेकिन यूएसए वगैरह में जो है वहां पे सिर्फ 2 बार बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं, है ना। इधर देखो दिया है ना, फ्रांस में दिया कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years by direct universal suffrage and no one may carry out more than 2 consecutive term of the office. फिर देखो इसमें दिया गया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में दिया है क्या कि पार्लियामेंट्री जो है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज फेडरल इन स्ट्रक्चर्स विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट है यहाँ पे, है ना। फिर देखो इसमें जस्टिस सिस्टम हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो मोर और लेस जो है ना वो ज़्यादा टफ नहीं, बस हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आपको पूछा जा सकता है ना। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इलेक्शन जो है उसके बारे में दिया गया है, नेपाल में हुआ था। तो इसमें दिया गया रिसेंटली जो है श्री केपी शर्मा ओली जो है ना इनको स्वर्ण इन किया गया था क्या, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर टू लीड न्यू कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, टू लीड अ न्यू कोलिशन गवर्नमेंट, इतना सारा चीज़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए केपी शर्मा ओली जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल है वहाँ पे अभी इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और ये चौथी बार बने हैं, ठीक है, टू लीड ए न्यू कोलिशन गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें मोर अबाउट द न्यूज़ में दिया है कि भाई 2008 में जो है ना इनका मोनार्की खत्म कर दिया गया था और नेपाल जो है ना एक्सपीरियंस उन्होंने किया अभी तक 14 गवर्नमेंट्स, क्या बात,
2008 से अभी तक जो है ना 14 गवर्नमेंट हो गए भाई। इसमें देखिए हाईलाइटिंग क्या दिया गया, हाईलाइटिंग इट्स इंस्टेबिलिटी एंड फिर दिया अनलाइक द क्वासी फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया नेपाल 2015 constitutions established it as a federal democratic republic. However, constitution of both the countries have many similar features. कॉन्स्टिट्यूशनल में देखेंगे अपने कंस्टिट्यूशनल सिमिलरिटीज जो है ना हो गया, सेकुलर स्टेट हम भी है वो भी है, फंडामेंटल राइट यहाँ भी वहाँ भी, बाइकैमरल लेजिस्लेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंस्टिट्यूशनल सिमिलरिटीज हमने देखा। अब देखो रीजंस फॉर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नेपाल के बारे में क्या दिया है, मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाएगा, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम्स भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सिमिलरिटीज है ना, दोनों सेकुलर स्टेट है, फंडामेंटल राइट का दोनों जगह बात किया जा रहा है, बाइकैमरल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है ना सेरेमोनियल है, इंडिया की तरह दोनों सेम है। अफर्मेटिव एक्शंस का भी बात किया जा रहा है, इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड अदर फीचर्स में देखो दिया है कि एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो देखो अब रीजन जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में दिया है भाई, क्या है तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, प्लस आपका ये जो है ना ये क्या बोले तो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है। ठीक है, इतनी सारी चीजें दी हुई है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड चीजें अब जो है ना शॉर्ट न्यूज के माध्यम से दिया गया है, तो उसको भी एक बार फटाफट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला जो है ना वो हमारा बात किया जा रहा है आपका कैबिनेट कमिटीज के बारे में बात किया गया दोस्तों, है ना। कैबिनेट कमिटीज के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, देखिए द यूनियन गवर्नमेंट जो है ना कंस्टिट्यूटेड 8 जो कैबिनेट कमिटीज हैं, अच्छा 8 कैबिनेट कमिटी जो है ना इनके द्वारा किया गया है। अब देखिए इसमें दिया गया अबाउट कैबिनेट कमेटी भाई क्या है, तो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस 1966 में जो है ना इनका स्थापना हुआ था। ओके एंड इनके कमेटी जो हो सकता है अपॉइंटमेंट, एकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर एंड पॉलिटिकल अफेयर, इतने सारे अफेयर्स होते हैं। ओके तो देखिए इसमें दिया कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट चीज़ इसको याद रखना है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है प्लस इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमिटीज है ना आर चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी बाय द होम मिनिस्टर। आगे देखो बात किया जा रहा है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में दिया फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या बोला कि सीसीआई said that constitutional morality is essential to India's diversity. तो constitutional morality entails adherence to constitutional holds that ठीक है फ्रेंड्स, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात किया यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या, है ना। तो देखिए इसके बारे में हम लोग देखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, entails adherence to the constitutional norms that enable the practice of the constitutions and not only in the letters but also in spirit। है ना, तो देखो ये देखिए adherence to constitutional norms that enable the practice of the constitutions not only in the letters but also in the spirit। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है भाई कि constitutional morality is necessary for the peaceful working of a democratic constitutions। some essential provisions related to the constitutional morality आपका फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज भी हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर है। ओके फिर देखिए इसमें दिया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, कौन कौन सा है, कृष्णा मूर्ति केस, के एस पुट्टा स्वामी केस एंड नवतेज सिंह चोर केस।
सुप्रीम कोर्ट एंड जजमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी में देखो दिया कृष्णा मूर्ति केस है पहला, फिर ये केस पुट्टास्वामी केस है, फिर आपका नवतेज सिंह जोहर केस भी 2018 में बात किया गया है ना। तो इसमें देखिए अब दिया ये क्या आपका द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी नीति आयोग है ना, नीति आयोग के बारे में दिया है कि भाई इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो दिया है कि द टर्म ऑफ द आयोग बोर्डिंग द bearing chief executive officers is a co-terminus with the firm term of the union government। ठीक है, फिर बोला कि reconstitutions was due since the formation of the new government last year है ना। फिर देखिए इसमें दिया अबाउट नेशनल भी इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के बारे में दिया है। एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है 2025 में फॉर्म हुआ है एंड रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट रिप्लेसिंग दी ईस्ट रॉयल प्लानिंग कमीशन। कंपोजिशन की बात करेंगे तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, प्लस आपका जो गवर्निंग काउंसिल है वहाँ पर भी है प्राइम मिनिस्टर सीएम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड द यूटीज। गुड, एक्स ऑफिशियल जो मेंबर्स है ये स्पेशल इनवाइटीज हैं रहेंगे हमारे। 2 मिनट का भी बात किया जाए फ्रेंड्स, टू रिवर्स दी ओके टू इसमें ओवरसी दी अडॉप्शंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ दी एसडीजी इन दी कंट्री ओके एंड प्रमोट कम्परेटिव एंड कम्युनिटीज। गुड, अब बात करेंगे हम लोग है ना रोल ऑफ नीति आयोग इन द इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा। ओके, तो आपको पता होगा नीति आयोग बेसिकली जो है ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है इन्होंने। टीम इंडिया इन्वॉल्विंग स्टेट्स टू वर्क टुवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। कंपैरेटिव फेडरलिज्म में दिया है कि promotes a healthy competitions among states through the transparent rankings and regional and sector-wise interventions. Good. ठीक है, अब देखिए इसमें आर्टिकल 341 के बारे में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना क्या किया स्टेटेड दैट द स्टेट कैन नॉट अल्टर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल जो पब्लिश्ड है ना आर्टिकल 231 के बारे में दिया कि हम लोग नहीं चेंज कर सकते। 341 में देखिए क्या दिया कि प्रेसिडेंट्स कैन ऑफिशियली designate certain groups as scheduled caste for specific areas or union government। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 341 के बारे में देखिए दिया है ना कि 341 जो है क्या है प्रेसिडेंट्स कैन ऑफिशियली डेजिग्नेट सर्टेन ग्रुप्स एज शेड्यूल्ड कास्ट फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। गुड, मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट्स कैन ऑफिशियली डेजिग्नेट सर्टेन ग्रुप्स एज शेड्यूल्ड कास्ट फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। आगे देखिए प्रेसिडेंट से रिटर्न्स बिल पास्ड बाय पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो पंजाब इसमें देखिए न्यूज़ में दिया कि पंजाब जो यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 है वाज रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट्स बाय पंजाब गवर्नर। ठीक है, फिर ये बोला कि द है ना। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल वगैरह तो हमने देखा 341 हो गया। नेक्स्ट जो दिया ना प्रेसिडेंट रिटर्न्स बिल पास्ड बाय पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बोला कि भाई खासकर जो है ना इन्होंने बोला था, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर प्रेसिडेंट से कंसिडरेशन हो सका ऑफ अदर पावर ऑफ गवर्नर ऑन द स्टेट लेवल्स भी है, प्लस रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन है, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट से कंसिडरेशन है। अब देखो इसमें दिया कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारा चीज़ दिया है, स्मॉल स्मॉल न्यूज़ हैं, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे देखो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट ऑन द मिनरल टैक्सेशन के बारे में दिया है। ये जो एक्ट आप याद रखेंगे माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो 1857 है 31 रूलिंग।
ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो एक बार हम लोग देख लेंगे, है ना। तो ये जो है ना आपका MMDRA की बात में कर रहा है, तो ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जो है, प्लस इसमें दिया कि वन डिसेंडिंग जजमेंट जो है कॉजन अबाउट एडवर्स consequences of giving mineral taxation its right states. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने देख लिया जजमेंट ऑन मिनरल टैक्स, इसके बारे में दिया, टैक्सेशन के बारे में। अब देखिए हम लोग बात करेंगे, हाँ MMDA जो है ना, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अबाउट MMDA जो 1947 है, तो ये क्या करता है कि रेगुलेट्स द माइनिंग सेक्टर्स इन इंडिया एंड प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग, यानी कि रिकॉग्नाइजेंस परमिट एंड प्रोटेक्टिंग दी लाइसेंस भी है, प्लस आपका माइनिंग लीज के बारे में दिया गया है एंड कंपोजिट लाइसेंस भी है। अब देखिए इसमें क्या दिया, 2013 अमेंडमेंट MMDA के बारे में दिया है, MMDA के बारे में अमेंडमेंट एडेड एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर डीप सीटेड आर्टिफिशियल मिनरल्स। फिर इसमें क्या दिया, empower the central governments to exclusively mining action mining the lease and composite. फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमने देखा, दोस्तों ये था, ठीक है। असम में इसका एक ब्रांच है, ओके। उसके कारण चर्चा में था, NRC वगैरह जो न्यूज़ में चल रहा है, इसके कारण भी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है CIC के बारे में भी हमने देखा कि भाई ये 2005 में इनका जो है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो एक तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया है ना। स्टोरी बॉडी जो है ना 2005 में इनका स्थापना हो गया था। ग्रेटर एक्सेस किसके, तो ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू इंडियन सिटीजन्स। फंक्शंस के बारे में भी दिया कि टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी सिटीजन्स रिगार्डिंग आरटीआई, है ना। फिर इसी तरह मेंबर वगैरह देखिए, नॉट एक्सीडिंग 10 है ना, ये सब ध्यान रखना है दोस्तों। स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड एक्ट टू इंश्योर ग्रेटर एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, इसमें देखो कमेटी के बारे में बात किया गया था कि भाई कमेटी जो है वो आपके लीडर ऑफ अपोजिशंस, चेयरपर्सन PM एंड अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय PM। ठीक है फ्रेंड्स, तो CIC हो गया। अब देखो इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में दिया, CBC आपको पता होगा फ्रेंड्स। और ये जो है ना आपका पंचायत जो एरिया होता है वहाँ पर भी पास हो जाता है आपको कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि इंटरनेट वगैरह वहाँ पर रहेगा। और वहाँ पे आपके बेसिक्स ज़रूरतें हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है ना ऑनलाइन, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस कॉमन सर्विस सेंटर। ये बेसिकली एक तरह का ये कंप्यूटर सेंटर है जो कि हर पंचायत या फिर उस एक पंचायत में एक से ज़्यादा वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉमन सर्विस सेंटर हमने देखा।